नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी चुनाव आयोग पर उठते बड़े सवालों की, वोटर लिस्ट को लेकर कांग्रेस की डिमांड की, जानेंगे एक देश एक चुनाव में कैसे फंसी बीजेपी, संसद में किस मुद्दे को उठाने की राहुल गांधी ने कही बात, देखेंगे महाराष्ट्र सरकार में बढ़ते टकराव को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। संसद में जोर जोर से वंदे मातरम का नारा लगाएंगे शिवसेना यूबीटी सांसद। उद्धव ठाकरे की बीजेपी को चुनौती, कहा हिम्मत है तो संसद से बाहर निकाल कर दिखाएं। जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस एडमिशन को लेकर भड़की कांग्रेस। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर साधा निशाना, कहा माफी मांगे नड्डा, सीटों को लेकर मचा है बवाल। सपा नेता आजम खान को मिली बड़ी राहत, अमर सिंह मामले में एमपी एमएलए कोर्ट से हुए बरी। अमर सिंह की बेटियों पर टिप्पणी करने के मामले में चल रहा था मुकदमा। और शेयर बाजार में गिरावट, 13 अंकों की गिरावट के साथ 85,706 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 12 अंकों की गिरावट के साथ 26,202 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। पश्चिम बंगाल में एसआईआर का मुद्दा चुनाव आयोग के गले में अटक गया है। बीएलओ की जान देने का मामला हो या फिर चुनाव आयोग के अपने निर्देश, टीएमसी ने इसे लेकर हल्ला बोल दिया है। बैकफुट पर दिख रहे मुख्य चुनाव आयुक्त तो ज्ञानेश कुमार ने टीएमसी नेताओं को बैठक के लिए बुलाया था, लेकिन जब टीएमसी नेता मिलने पहुंचे तो ज्ञानेश कुमार जवाब नहीं दे पाए। देखिए ये रिपोर्ट। बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर को लेकर बवाल मचा हुआ है। वोटर लिस्ट में धांधली के आरोपों को लेकर टीएमसी के नेताओं का दल चुनाव आयोग से मिला। जो सवाल सड़क पर हो रहे थे वो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से किए गए, लेकिन टीएमसी को अपने किसी सवाल का जवाब नहीं मिला। मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलकर लौटे टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने कहा, टीएमसी के 10 सांसदों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और उनकी टीम से मुलाकात की। हमने सबसे पहले उन्हें एसआईआर प्रक्रिया के कारण जान गंवाने वाले लगभग 40 लोगों की सूची सौंपी, जो एसआईआर के चलते अब दुनिया में नहीं है। इसमें से 18 बीएलओ की जान सीधे तौर पर एसआईआर की वजह से गई है। हमने बैठक की शुरुआत ये कहकर की कि ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग के हाथ खून से रंगे हैं। हमने 5 सवाल उठाए, हमें अपने 5 सवालों में से किसी का भी जवाब नहीं मिला। इस बैठक का यही नतीजा है। डेरेक ओब्रायन ने जिन सवालों का जिक्र किया उसके बारे में टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय ने जानकारी दी। उन्होंने कहा, अगर एसआईआर घुसपैठियों के लिए है तो ये सिर्फ बंगाल में क्यों, बांग्लादेश, म्यांमार से लगते दूसरे राज्यों में क्यों नहीं? पुरानी सूची गलत तो सरकार गलत, 2024 का चुनाव गलत, इसे रद्द किया जाए। 40 लोगों की जान गई, हम नाम दे रहे हैं, ईसी मानने को तैयार नहीं। बंगला सहायकों को शामिल क्यों नहीं किया? बाहर से भर्ती की क्या जरूरत है? बिहार की तरह बंगाल में भी वोटर कार्ड होते हुए वोट न देने जैसी स्थिति लाने की कोशिश क्यों हो रही है? दरअसल ये बैठक सीएम ममता बनर्जी की चुनाव आयोग को लिखी 2 चिट्ठियों के बाद हुई। ममता बनर्जी ने अपनी चिट्ठी में 2 बड़े सवाल उठाए थे। पहला, जिला चुनाव अधिकारियों को एसआईआर के लिए संविदा पर रखे गए डेटा एंट्री कर्मियों के कर्मचारियों का उपयोग करने से मना किया गया था, और दूसरा, निजी आवासीय परिसरों के अंदर मतदान केंद्र बनाने का प्रस्ताव। ममता ने बाद में एक ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने कहा, जब लोकतंत्र दांव पर हो, धर्मनिरपेक्षता खतरे में हो और संघवाद को ध्वस्त किया जा रहा हो, तो लोगों को संविधान से मिले मूल्यवान मार्गदर्शन की रक्षा करनी चाहिए। आजादी के इतने सालों बाद भी लोगों की नागरिकता पर सवाल उठाया जा रहा है। एसआईआर के पीछे असली मंशा एनआरसी है। ममता ने जो मुद्दे उठाए, टीएमसी सांसदों ने वो ज्ञानेश कुमार के साथ बैठक में रखे, लेकिन किसी का भी चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया। टीएमसी के सवालों के जवाब चुनाव आयोग नहीं दे पा रहा है, तो कांग्रेस ने भी चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने चुनाव आयोग से कहा है कि वोटर लिस्ट में धांधली दूर करना है तो वोटर लिस्ट मशीन रीडेबल होनी चाहिए। और क्या कुछ कहा है कांग्रेस नेता ने, देखिए इस रिपोर्ट में। बीते कुछ वक्त से चुनाव आयोग लगातार विपक्ष के निशाने पर है। उस पे बीजेपी के इशारों पर काम करने के आरोप लगते ही रहे हैं, और अब वोट चोरी के खेल में भी बीजेपी चुनाव आयोग की मिली भगत के आरोप लग रहे हैं। पहले महाराष्ट्र चुनाव, फिर हरियाणा, दिल्ली और अब बिहार चुनाव के बाद विपक्ष को चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भरोसा नहीं रह गया है। ऐसे में अगले साल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए विपक्ष पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। उसने चुनाव आयोग से मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट की मांग की है। असम कांग्रेस प्रमुख गौरव गोगोई ने अपील की है कि चुनाव आयोग असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में होने वाले चुनाव से पहले असेंबली इलेक्शन में मशीन से पढ़ी जा सकने वाली वोटर लिस्ट तुरंत लागू करे। इंडिया दुनिया की आईटी सुपर पावर है, फिर भी हमारी वोटर लिस्ट बूथ लेवल ऑफिसर्स हाथ से बनाते हैं, और ये पुराना सिस्टम बड़े पैमाने पर मैनिपुलेशन और नकली वोटर्स को शामिल करने का सबसे बड़ा गेटवे बन गया है। चुनाव आयोग सेंट्रली अवेलेबल एडवाइस सॉफ्टवेयर से क्यों बच रहा है और एक मैनुअल प्रोसेस पर निर्भर क्यों है, जिसका बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल होने का खतरा है। यही नहीं,
नहीं, उन्होंने चुनाव आयोग पर दबाव बनाते हुए आगे ये भी कहा कि उसे उन टेक्निकल कारणों को भी पब्लिक में बताना चाहिए जो आयोग को ज्यादातर मॉडर्न डेमोक्रेसी में सफलतापूर्वक इस्तेमाल किए जाने वाले मशीन से पढ़े जा सकने वाले फॉर्मेट अपनाने से रोक रहे हैं। साफ है, विपक्ष अब आयोग को बहाने बनाने का भी कोई मौका नहीं देना चाहता। इससे पहले लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी ये मुद्दा उठाया था। उन्होंने महाराष्ट्र और हरियाणा की वोटर लिस्ट में हुई धांधली में खुलासा करते हुए इस बात पर जोर दिया कि अगर चुनाव आयोग की तरफ से मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट बनाई गई होती तो ये गड़बड़ियां पहले ही पकड़ में आ जाती। अब देखना ये होगा कि क्या कांग्रेस की इस मांग को चुनाव आयोग मानेगा या जनता को जवाब देगा कि वो इसे लागू क्यों नहीं कर सकता। बहरहाल ये आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। वोटर लिस्ट मशीन रीडेबल देने की डिमांड तो विपक्ष लगातार चुनाव आयोग से कर रहा है, लेकिन चुनाव आयोग इसके लिए अभी तक तैयार नहीं हो रहा और ना ही चुनाव एक चरण में करा पा रहा है। लेकिन मोदी सरकार पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने के सपने देख रही है, जिसे लेकर विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की है। लेकिन इस रिपोर्ट से भी सरकार को ज्यादा राहत मिलने वाली नहीं दिख रही। देखिए ये रिपोर्ट। एक देश एक चुनाव को लेकर एक बार फिर मोदी सरकार मुश्किल में दिखाई दे रही है। विधि आयोग ने मोदी सरकार को इस बिल को पास कराने का उपाय तो सुझा दिया, लेकिन सरकार को इस पर अमल करने के लिए उसके पास नंबर ही नहीं है। दरअसल एक देश एक चुनाव विधेयक को लेकर 4 दिसंबर को संसद की संयुक्त समिति की अहम बैठक होनी है। इस बिल को पिछले साल संसद में पेश किया गया था, लेकिन विपक्ष के विरोध के चलते इसे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया गया और अब संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी की मीटिंग से पहले 23वें विधि आयोग ने अपना स्टैंड साफ करते हुए कहा है कि एक देश एक चुनाव संविधान की मूल संरचना में कोई बदलाव नहीं करता है। इसके साथ ही विधि आयोग ने जेपीसी को यह भी बताया कि अनुच्छेद 83 और 172 में बताए गए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के 5 साल के कार्यकाल को बदला जा सकता है। यह संविधान में संशोधन के जरिए किया जा सकता है। यह संशोधन एक राष्ट्र एक चुनाव जैसे अहम राष्ट्रीय उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। इस तरह के बदलाव को लेकर आधे राज्यों की विधानसभा से सहमति की जरूरत नहीं होगी और ये चुनाव आयोग को अत्यधिक अधिकार देने जैसा भी नहीं है। विधि आयोग ने जो रास्ता दिखाया है वो मोदी सरकार की समस्याओं का समाधान कम और इसे बढ़ाने वाला ज्यादा लग रहा है, क्योंकि इस रास्ते पर चलने के लिए संविधान में संशोधन करने के लिए सरकार को 2/3 बहुमत की जरूरत है, जो उसके पास ना तो राज्यसभा में है और ना ही लोकसभा में है। दोनों ही सदनों में नहीं है। इंडिया गठबंधन एक झटके में इस प्रस्ताव का विरोध कर इसे खारिज करवा सकता है। ऐसे में एक देश एक चुनाव विधेयक को पारित करवाने के लिए अब सरकार क्या कदम उठाती है? क्या इस बार ये बिल पास हो पाएगा? ये देखने वाली बात होगी। वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा अभी जेपीसी में है। संसद में आएगा तो सरकार को 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ेगी, यानी इंडिया गठबंधन की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में ये बिल लटकना तय है, लेकिन संसद में दिल्ली के प्रदूषण का मुद्दा उठना जरूर तय माना जा रहा है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इसे लेकर विरोधी दल के नेताओं को बड़ा मैसेज दिया है। तो क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने देश में बढ़ते प्रदूषण पर गंभीर चिंता जताते हुए राज्य सरकार और पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो दिल्ली की कुछ माँओं से बात करते नजर आ रहे हैं। अपनी पोस्ट में राहुल ने लिखा कि बच्चों का दर्द सबसे गहरी चोट की तरह माँओं के दिल में उतरता है। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ लड़ रही ऐसी ही कुछ साहसी माँओं से मिला। वो अपने ही नहीं पूरे देश के बच्चों के भविष्य को लेकर डरी हुई हैं। जहरीली हवा से छोटे छोटे बच्चे फेफड़ों, दिल और मानसिक बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। लेकिन इतनी भयावह राष्ट्रीय आपदा के बीच भी मोदी सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है और समय तेजी से हमारे हाथों से फिसल रहा है। भारत को तुरंत इस पर गंभीर चर्चा और निर्णायक कार्रवाई चाहिए ताकि हमारे बच्चे साफ हवा तक के लिए संघर्ष ना करें, बल्कि एक ऐसे भारत में बड़े हों जो उन्हें सेहत, सुरक्षा और उभरने का पूरा आसमान दे सके। बता दें, राहुल गांधी से महिलाओं ने अपील की है कि लोकसभा में प्रदूषण के मुद्दे पर बहस की मांग करें। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली की हवा लगातार बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। AQI 400 के पार बना हुआ है, जिससे लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। अब देखना ये होगा कि राहुल गांधी की तरफ से दी गई चेतावनी के बाद सरकार दिल्ली प्रदूषण पर क्या कार्रवाई करती है। संसद में प्रदूषण के साथ और भी कई मुद्दे उठेंगे जिन पर मोदी सरकार का घेरना तय है। इसे लेकर बीजेपी पहले से ही बैकफुट पर दिख रही है। वैसे बीजेपी की परेशानी विपक्ष के साथ उसके सहयोगियों ने भी बढ़ा रखी है। एकनाथ शिंदे के गुट के नेता ने ऐलान कर दिया है कि जल्दी ही फडणवीस की कुर्सी जाएगी और एकनाथ शिंदे फिर से राज्य के सीएम बनेंगे। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के बीच तकरार बढ़ती ही जा रही है। निकाय चुनावों से पहले एक दूसरे के नेताओं को पार्टी में शामिल करने को लेकर महायुति में मतभेद की खबरें हैं। इस बीच शिवसेना नेता दादा भुसे के बयान ने राज्य का सियासी पारा हाई कर दिया। दरअसल नंदुरबार में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज भी अगर आप लोगों से पूछें कि उनके दिल में कौन सा मुख्यमंत्री है तो वो कहेंगे कि एकनाथ शिंदे है। चिंता मत कीजिए, हम फिर से एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का नेतृत्व करते देखेंगे।
शिंदे एक ऐसे मुख्यमंत्री थे जो देर रात तक सभी से मिलते और दिन में 20-22 घंटे काम करते थे। महाराष्ट्र ने कभी एकनाथ शिंदे जैसा दुर्लभ मुख्यमंत्री नहीं देखा। उप मुख्यमंत्री अजित पवार भी कह चुके हैं कि राज्य ने कभी ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा जिसने इतनी सारी अहम मंजूरियां दी है। दादा भूसे का ये बयान ऐसे समय में आया है जब महायुति में भारी सिर फुटअव्वल चल रहा है। उनके इस बयान के बाद माना जा रहा है कि शिंदे फिर से सीएम बनने की तैयारी में जुट गए हैं, जिससे बीजेपी को एक बड़ा झटका लग सकता है। आपको याद होगा कि बीते दिन सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शिंदे पर पहली बार खुलकर हमला बोला था। दरअसल हाल ही में पालघर जिले में निकाय चुनाव के लिए आयोजित प्रचार रैली में शिंदे ने बिना नाम लिए बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा था कि रावण भी अहंकारी था और उसकी लंका भी जल गई थी। आपको भी 2 दिसंबर को ऐसा ही करना है। उनके इस बयान पर पलटवार करते हुए सीएम फडणवीस ने बीते दिन कहा कि उन लोगों को नजरअंदाज करें जो हमारे बारे में कुछ भी बोलते हैं। वो कह सकते हैं कि हमारी लंका चलाएंगे, लेकिन हम तो लंका में नहीं रहते। हम भगवान राम के अनुयायी हैं, रावण के नहीं। चुनाव के दौरान ऐसी बातें बोली जाती हैं, इन्हें दिल से ना ले। जिसके बाद एनडीए में मची अंदरूनी कलह खुलकर सबके सामने आ गई और अब दादा भूसे के इस बयान पर बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आती है या नहीं, ये देखना होगा। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या महाराष्ट्र एनडीए में बड़ी बगावत होने वाली है। महाराष्ट्र में इस वक्त निकाय चुनाव चल रहे हैं और इन चुनावों के चलते ही एनडीए में टकराव बढ़ता जा रहा है। लेकिन सवाल तो निकाय चुनाव के नतीजों पर भी बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि नतीजे घोषित तो हो जाएंगे, लेकिन हम इन्हें बदल भी सकते हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव को लेकर 2 दिसंबर को वोटिंग होनी है और 3 दिसंबर को चुनाव नतीजे सामने आ जाएंगे। लेकिन इन नतीजों पर सवाल बने रहेंगे, क्योंकि आरक्षण को लेकर जो पेच फंसा हुआ है उसके चलते नतीजे बाद में बदल भी सकते हैं। आरक्षण विवाद में फंसे महाराष्ट्र के निकाय चुनावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और सुनवाई करते हुए सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि जहाँ भी चुनाव अधिसूचित हो चुके हैं वहाँ तय समय पर चुनाव कराए जाएं। नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनाव नोटिफाइड शेड्यूल के हिसाब से बिना देरी के हो सकते हैं। हालांकि जिन नगर परिषदों नगर पंचायतों में आरक्षण 50% से ज्यादा है, उनके नतीजे रिट पिटीशन के नतीजे पर निर्भर करेंगे। यानी इन सीटों पर कुछ उम्मीदवारों को जीतकर भी हारना पड़ सकता है या उन्हें जीत का स्वाद चखने से वंचित रहना पड़ सकता है, क्योंकि जिन सीटों पर आरक्षण रद्द होगा वहां जीते उम्मीदवार को विजेता होने के सुख से वंचित होना पड़ सकता है। वहां चुनाव दोबारा से कराए जाएंगे। इसके अलावा कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को उन स्थानीय निकायों में 50% से ज्यादा आरक्षण को नोटिफाई करने से रोक दिया है जहां अभी चुनाव की अधिसूचना होना बाकी है। बता दें, इस मामले को 3 जजों की बेंच को भेज दिया गया है, जिस पर 21 जनवरी को अब सुनवाई होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण की वजह से निकाय चुनाव दिसंबर 2021 से अटके हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण पर यह कहते हुए रोक लगा दी थी कि इसे ट्रिपल टेस्ट को पूरा करने के बाद से ही लागू किया जा सकता है। लेकिन बाद में राज्य सरकार ने लोकल बॉडी चुनावों में ओबीसी रिजर्वेशन के मुद्दे की जांच के लिए मार्च 2022 में जयंत कुमार बंठिया कमीशन का गठन किया था। बंठिया आयोग ने जुलाई 2022 में अपनी रिपोर्ट दी थी। मई 2025 में कोर्ट ने बंठिया कमीशन की रिपोर्ट से पहले के कानून के हिसाब से ओबीसी रिजर्वेशन देकर 4 महीने के अंदर चुनाव कराने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी से महाराष्ट्र सरकार मुश्किल में घिरती दिख रही है। खास तौर पर जिस तरह से निकाय चुनाव में आरक्षण प्रक्रिया को लागू किया गया, उस पर अब सवाल उठ रहे हैं। तो सवाल मोदी सरकार की विदेश नीति को लेकर भी उठ रहे हैं। भारत के पड़ोसी देश जो कभी मित्र राष्ट्र होते थे, वो अब भारत को ही आंख दिखा रहे हैं और अब नेपाल की तरफ से भारत को उकसाने वाली कार्रवाई की गई है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। नेपाल ने एक बार फिर भारत के साथ सीमा विवाद को हवा दे दी है। नेपाल के सेंट्रल बैंक ने 24 नवंबर को 100 रुपए का नया नोट जारी किया। इस नोट पर नेपाल का नया मैप छपा हुआ है, जिसमें काला पानी और लिपुलेख के भारतीय इलाकों को नेपाल का हिस्सा बताया गया। नेपाल के इस कदम से दोनों देशों के रिश्तों में कड़वाहट पैदा हो सकती है। इस मामले को लेकर विपक्ष ने सीधे तौर पर मोदी सरकार को आड़े हाथों ले लिया और सरकार की विदेश नीति पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस ने इस नोट की तस्वीर शेयर कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि नेपाल ने अपने 100 रुपए के नए नोट पर जो मैप लगाया है, उसमें भारत के कई इलाकों को अपना बताया है। यह हरकत कहीं से भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। मोदी सरकार को इस पर सख्त लहजे में नेपाल को जवाब देना चाहिए। आज मोदी सरकार की विफल विदेश नीति का खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। कभी चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता है, तो कभी नेपाल अपने नक्शे में भारत के इलाकों को शामिल करता है। ये बताता है कि मोदी सरकार ने विदेश नीति के नाम पर सिर्फ रीलबाजी की है। एस जयशंकर ने आंखों से लेजर लाइट निकलवाई है और नरेंद्र मोदी ने नए नए पोज में फोटो खिंचवाई है। विपक्ष के इस बयान से सरकार की विदेश नीति सवालों के कटघरे में आ गई है।
खासतौर पर जिस तरह से नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्ते बिगड़े हैं, उससे मोदी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के बोझ तले भारत दबता ही जा रहा है, ये आरोप भी विपक्ष कई बार लगा चुका है, जिसके पीछे विपक्ष की तरफ से भारत की कमजोर विदेश नीति को वजह बताया जा रहा है। वहीं अब नेपाल की करेंसी पर भारतीय क्षेत्रों की दावेदारी से नया विवाद खड़ा हो गया है और अब ये विवाद कहां जाकर थमता है, ये देखना होगा। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। मोदी सरकार यूं तो अपने मुद्दों को लेकर के खासी सवालों के घेरे में रहती है, उसकी विदेश नीति भी अब सवालों के घेरे में है, क्योंकि चीन ने अभी अभी अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा कर दिया कि भाई हमारे कुछ हिस्से भारत के हमारे हैं। अब नेपाल ने अपने नोटों के ऊपर भारत के कुछ हिस्सों को छाप दिया और कह दिया कि ये तो हमारे हैं। तो फिर हम क्या कर रहे हैं? कहाँ गई वो लाल आंखें होने का दावा करने वाली 56 इंच की छाती? क्या वो सब देश के लोगों के लिए हैं, विपक्षी लोगों के लिए हैं? कब वो आंखें उन पड़ोसियों के ऊपर लाल होंगी जो लगातार देश के लिए खतरा बनते जा रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।